Hello students, the next topic is कोहलास लॉ. सो हमने स्टडी किया था लास्ट टॉपिक्स में कि जो मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसको हम डीवाई हक्कल और सागर इक्वेशन का यूज़ करके कैलकुलेट नहीं कर सकते. बट जो मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग डीवाई हक्कल और सागर इक्वेशन. तो यदि आपने क्या करना है, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो आप क्या करेंगे, कोहलास लॉ का यूज़ करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू कोहलास लॉ, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, दैट इज गिवन बाय सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ईच आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर पर यूनिट फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. मतलब क्या होगा, ये सम होगा किसका, दो चीज़ों का, कैटायन की और एनायन की मोलर कनेक्टिविटी का, और ईच मोलर कनेक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय देयर रिस्पेक्टिव नंबर्स इन द फॉर्मूला यूनिट. जैसे हम यदि NaCl की बात करें तो आपको पता है, यदि आप NaCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो एक Na पॉजिटिव बनाएगा और एक Cl नेगेटिव बनाएगा. तो यदि आपने मोलर कनेक्टिविटी NaCl की फाइंड आउट करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा m नॉट Na पॉजिटिव प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा m नॉट Cl नेगेटिव. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो कैटायन बन रहे हैं वो भी 1 बन रहे हैं, जो नंबर ऑफ एनायन बन रहे हैं वो भी 1 बन रहे हैं. सो ईच मोलर कनेक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन इज मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड 1. बट यदि आप एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें, उसको यदि आप पानी में डिजॉल्व करेंगे तो एक मोल एल्यूमिनियम सल्फेट को जब आप पानी में डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या बनाएगा, 2 बनाएगा वो Al3 पॉजिटिव और 3 बनाएगा SO4 2 नेगेटिव आयन. तो यदि आपने क्या करना है, मोलर कनेक्टिविटी एल्यूमिनियम सल्फेट की फाइंड आउट करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा m नॉट Al3 पॉजिटिव प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा m नॉट SO4 2 नेगेटिव. यहाँ पे लैम्डा m नॉट Al3 पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज द मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैटायन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, while lambda m naught SO4 2 negative क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनायन सल्फेट. नेक्स्ट, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, कोई मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड को जब आप पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, एक Mg2 पॉजिटिव बनाएगा और 2 Cl नेगेटिव बनाएगा. तो यदि आपने इसकी मोलर कनेक्टिविटी फाइंड आउट करनी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सो इट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा m नॉट Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा m नॉट Cl नेगेटिव. तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो मोलर कनेक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कैरिंग आउट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कनेक्टिविटी एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर इन द फॉर्मूला यूनिट. अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कोहलास लॉ. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोहलास लॉ इज कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा m नॉट विच रिप्रेजेंट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो हमने जैसे देखा था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग डीवाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन. सो यदि हमने लैम्डा m नॉट वैल्यू फाइंड आउट करनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोहलास लॉ इनडायरेक्टली. तो इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कोहलास लॉ का यूज़ करके लैम्डा m नॉट वैल्यू है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है एसिटिक एसिड, तो उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, दैट इज लैम्डा m नॉट CH3COO नेगेटिव. तो कोहलास लॉ के अकॉर्डिंग दैट विल बी गिवन बाय लैम्डा m नॉट इक्वल टू CH3COOH इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा m नॉट H पॉजिटिव. यहाँ पे हमने 1 एंड 1 उसको ओमिट कर दिया बिकॉज 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव. लाइकवाइज 1 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा m नॉट H पॉजिटिव विल आल्सो बी इक्वल टू लैम्डा m नॉट H पॉजिटिव. सो अब यदि आप कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले, जैसे हमारे पास HCl है, NaCl है, या सोडियम एसीटेट है CH3CONA, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं और इनकी जो मोलर कनेक्टिविटी है इसको आप कोहलास लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको आप डीवाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन से भी लैम्डा m नॉट की वैल्यू इन इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यदि आप कोहलास लॉ का यूज़ करें, तो कोहलास लॉ के अकॉर्डिंग जो लैम्डा m नॉट CH3CO नेगेटिव Na है, जो मोलर कनेक्टिविटी of the sodium acetate at infinite dilution, that is equal to lambda m naught CH3CO negative
plus lambda m naught Na positive. Likewise, जो molar conductivity for NaCl at infinite dilution, that is lambda m naught Na positive and lambda m naught Cl negative, and the molar conductivity for HCl that is equal to lambda m naught H positive plus molar conductivity at infinite dilution for Cl negative. So these are three strong electrolyte, और इनकी जो मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन है उसको आप कोहलार्स लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसको डिवाई हकल ऑन सागर इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि आप क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दें और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें मिलेगा लैम्डा एम नॉट CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट HCl माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl दैट इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव। सो यहाँ पे लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव से लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव कट जाएगा, लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव से लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव कट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी राइट हैंड साइड में, दैट विल बी लैम्डा एम नॉट CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नॉट H पॉजिटिव। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 1 का जो राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम है। तो यदि दो इक्वेशन का राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम हो तो उनका लेफ्ट हैंड साइड भी वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब जो लैम्डा एम नॉट CH3COH है दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट HCl। सो फ्रॉम 1 एंड इक्वेशन 2 जो लैम्डा एम नॉट CH3COH है दैट शुड बी इक्वल टू lambda m naught CH3CO negative Na positive, lambda m naught HCl and lambda m naught NaCl. So on the right hand side हमारे पास जो है वो मोलर कनेक्टिविटी हैं सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, जिनकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डी-वायकल ऑन सागर इक्वेशन प्लॉट। और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज द मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड। सो by using the molar connectivity of strong electrolyte, we are in a position to calculate the molar connectivity of weak electrolyte like acetic acid. So this is the first application of Kohl's law. The next is calculation of degree of dissociation of weak electrolyte. So जो degree of dissociation है weak electrolyte का उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं by using Kohl's law. So हमें पता है कि degree of dissociation क्या होता है, it is the fraction of total number of the mole which are undergoing dissociation. जैसे लेट हमारे पास स्टार्टिंग में कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसके हमने 4 मोल्स लिए और उनमें से एक मोल जो है डिसोसिएट कर रहा है और बाकी रिमेनिंग 3 मोल्स जो है डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का दैट विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ द मोल डिसोसिएटिंग इक्वल टू 1 डिवाइड बाय total number of the moles taken equal to 4. So 1 by 4 that will come out 0.25. So in this way we can calculate the value of degree of dissociation. So जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मोलर कंडक्टेंस वैल्यू। क्या होता है, ये जो मोलर कंडक्टेंस होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर। यदि मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा है तो उस इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो भी हाई होगी। सो हायर दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हायर विल बी इट्स मोलर कंडक्टेंस। और हमारे पास एक फॉर्मूला है अल्फा डिसोसिएशन। अल्फा डिसोसिएशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज गिवन बाय लैम्डा MC डिवाइड बाय लैम्डा M नॉट। लैम्डा MC क्या है, इट इज द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C एंड लैम्डा M नॉट क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो by taking the ratio of lambda MC divided by lambda M naught we can calculate the value of alpha dissociation. The next application of Kohl's law is calculation of solubility of sparingly soluble salt. तो स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जो बहुत कम डिजॉल्व करते हैं वाटर में या किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। जैसे आप AgCl की बात करें, लेड सल्फेट PbSO4 की बात करें या बेरियम सल्फेट की बात करें BaSO4 की बात करें, तो ये ऐसे साल्ट हैं जो बहुत कम घुलते हैं पानी में और ऐसे साल्ट को हम बोलते हैं स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। सो ये जो सॉल्यूशंस बनते हैं इन स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट के पानी में, इनको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं उनमें और सोल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता या और सोल्यूट उनमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट में भी क्या होता है, जब आप कोई पर्टिकुलर साल्ट सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट उसमें घुलता है, बाकी अनडिजॉल्व स्टेट में रह जाता है और जो सोल्यूशन बनता है उसको हम एज ए सैचुरेटेड सोल्यूशन कंसिडर
कर सकते हैं। और जब भी आप किसी पर्टिकुलर साल्ट की सॉल्बिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्बिलिटी रिप्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो किसी साल्ट को आपने किसी सॉल्वेंट में ऐड किया, तो कितना ऐड किया ताकि उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्बिलिटी। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट के सॉल्यूशन है, बिकॉज वो भी क्या है, सैचुरेटेड है, तो उनके सॉल्यूशन जब सैचुरेटेड है तो हम बोल सकते हैं जो कंसंट्रेशन है उन साल्ट की उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, दैट रिप्रेजेंट दी सॉल्युबिलिटी। सो हमें पता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है दैट इज गिवन बाय कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। ये हमने लास्ट वीडियोस में स्टडी किया था कि जो मोलर कंडक्टेंस है दैट इज कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। कापा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो क्योंकि मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय एम। अब क्योंकि जो मोलैरिटी है दैट इज ए यूनिट फॉर द कंसंट्रेशन, और इन केस ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट जो कंसंट्रेशन है उसको हम सॉल्बिलिटी मान सकते हैं। तो इसका मतलब है हम जो मोलैरिटी है उसकी जगह हम सॉल्बिलिटी टर्म अप्लाई कर सकते हैं यदि हमारे पास स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट प्रेजेंट हो, बिकॉज इन केस ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट the concentration of this solution can be represented by its solubility and molarity is itself a unit of concentration। हमने concentration के different unit study किए थे, जैसे molarity, normality, mole fraction, parts per million, parts per billion, volume fraction, mass percentage, ये सारे के सारे क्या हैं, these are the units of concentration। तो क्योंकि कंसंट्रेशन जो है स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट के केस में सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस केस में हम मोलैरिटी को रिप्लेस कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी से। सो वी शैल ऑब्टेन सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट। कापा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और लैम्डा एम नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज अ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब ये जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोहलर्स लॉ, एंड हेंस यदि हम कापा की वैल्यू हमें पता हो तो हम लैम्डा एम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कोहलर्स लॉ, एंड अल्टीमेटली the solubility of the springly soluble salt can also be calculated by using this equation. Thank you.